67 मिलियन पाउंड्स, यानी आज के हिसाब से लगभग 800 करोड़ रुपए। ये कोई आम बैंक का पैसा नहीं था और ना ही किसी बिजनेसमैन की तिजोरी। ये था ब्रिटेन की रानी क्वीन का वो शाही खजाना जो रॉयल मेल की हिफाजत में ग्लासगो से लंदन जा रहा था। 1963 की वो अंधेरी रात जब कानून के डर को पीछे छोड़कर 15 लोगों ने उस ट्रेन को निशाना बनाया जिस पर पूरे ब्रिटेन का भरोसा था। सोचिए, इतना बड़ा खजाना जिसकी रखवाली खुद रॉयल अथॉरिटी कर रही हो, उसे मिनटों में कैसे लूट लिया गया। ब्रूस रेनल्ड्स और उसकी टीम द फर्म ने एक ऐसी दिलेराना साजिश रची कि ब्रिटेन की हुकूमत दंग रह गई। गोलियां नहीं चली, लेकिन दिमाग ऐसा इस्तेमाल हुआ कि 2.5 टन वजन का कैश हवा में गायब हो गया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, रानी का 800 करोड़ रुपए का ये खजाना लूटने वाले डाकू सिर्फ एक बच्चों के खेल मोनोपोली गेम की वजह से पकड़े गए। आज हम पर्दा उठाएंगे द ग्रेट ट्रेन रॉबरी के उन राजों से जो आज भी इतिहास की सबसे हैरतअंगेज डकैती मानी जाती है। 1960 का दशक ब्रिटेन के लिए एक नया सवेरा लेकर आया था। चारों तरफ बदलाव की हवा थी, नया म्यूजिक था और नए सपने थे। लेकिन लंदन के अंडरग्राउंड वर्ल्ड में, अंधेरी गलियों और धुएं से भरे पब्स में एक ऐसी आग सुलग रही थी जो सदी की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम देने वाली थी। इस कहानी का असली किरदार, असली मास्टरमाइंड था ब्रूस रेनॉल्ड्स। ब्रूस कोई आम चोर नहीं था। वो दिखने में एक अमीर एंटीक डीलर लगता था जिसे महंगी वाइन, बेहतरीन टेलर मेड सूट्स और जैज म्यूजिक का शौक था। लेकिन उसके दिमाग में एक ही जुनून सवार था, द बिग वन। वो एक ऐसी डकैती करना चाहता था जिसे दुनिया कभी ना भूले और जो उसे हमेशा के लिए करोड़पति बना दे। ब्रूस को लगता था कि बैंक लूटना पुराना हो गया है और उसमें रिस्क ज्यादा है। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जहां पैसा थोक के भाव मिले और सुरक्षा नाम मात्र की हो। वक्त ने करवट ली और ब्रूस की मुलाकात एक रहस्यमयी शख्स से हुई जिसे आज भी इतिहास में द अल्स्टर मैन कहा जाता है। ये शख्स रॉयल मेल का एक सीनियर ऑफिसर था। दोनों की मुलाकात एक अंधेरी गली में हुई जहां उस इनसाइडर ने ब्रूस को एक ऐसी बात बताई जो किसी जैकपॉट से कम नहीं थी। उसने बताया कि हर महीने के एक खास दिन ग्लासगो से लंदन जाने वाली अप वर्किंग पोस्टल ट्रेन में बैंकों का पुराना और नया कैश भरा होता है, खासकर बैंक हॉलिडे के बाद, क्योंकि तब बैंकों में छुट्टियों की वजह से पैसा जमा हो जाता था और उसे लंदन के हेड ऑफिसेज में भेजा जाता था। ब्रूस की आंखों में चमक आ गई। उसे पता चल गया था कि उसका बिग वन कहां छुपा है। लेकिन ब्रूस जानता था कि ये काम वो अकेला नहीं कर सकता। उसे एक ऐसी टीम की जरूरत थी जो शातिर हो, ताकतवर हो और जिसके पास ट्रेन चलाने और सिग्नल समझने की टेक्निकल जानकारी हो। उसने अपनी टीम तैयार की जिसे द फर्म कहा जाता था। इसमें बस्टर एडवर्ड्स, चार्ली विल्सन और गॉर्डन गुडी जैसे लोग शामिल हुए। लेकिन जब उसे लगा कि ट्रेन को कब्जे में लेने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत है, तो उसने साउथ कोस्ट रेडर्स नाम के एक और गैंग को साथ मिलाया। इस गैंग में जेम्स हसी और थॉमस विस्बी जैसे उस्ताद चोर थे। कुल मिलाकर 15-16 लोगों की एक ऐसी फौज तैयार हो गई जिसे कानून का कोई डर नहीं था। हर एक सदस्य को उसका रोल समझाया गया। किसी का काम सिग्नल्स हैंडल करना था, किसी का काम ड्राइवर को काबू करना और किसी का काम कैश की भारी बोरियां लोड करना। महीनों तक ये लोग बकिंघमशायर के सुनसान खेत खलियानों में घूमते रहे। ब्रूस ने हर एक डिटेल को चेक किया। उन्होंने एक सुनसान जगह चुनी, सीयर्स क्रॉसिंग। ये जगह लंदन से थोड़ी दूर थी और चारों तरफ घनी झाड़ियां थीं, जहां छुपना आसान था और भागने के लिए रास्ते खुले थे। उन्होंने 3 महीने पहले ही लेदर स्लेट फार्म नाम का एक पुराना फार्म हाउस खरीदा। ये उनका सीक्रेट बेस था। उन्होंने इस घर की खिड़कियां बंद कर दी और वहां ढेर सारा खाना और बियर जमा कर ली ताकि डकैती के बाद वो वहां कई दिनों तक छुप सके। उन्होंने वहां रहकर डकैती की रिहर्सल की, मिनट बाय मिनट टाइमलाइन बनाई और हर एक ग्लिच पर गौर किया। प्लानिंग का सबसे जीनियस हिस्सा था ट्रेन को रोकना। डाकुओं ने तय किया कि वो ट्रेन की चेन नहीं खींचेंगे क्योंकि इससे गार्ड को शक हो सकता था और इमरजेंसी ब्रेक्स लगने से स्टाफ अलर्ट हो जाता। उन्होंने सिग्नल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने का फैसला किया। उन्होंने सिग्नल सिस्टम को महीनों तक स्टडी किया और एक ऐसा तरीका निकाला जो किसी ने सोचा नहीं होगा। उन्होंने ग्रीन लाइट को ढकने के लिए एक पुराना लेदर का दस्ताना, ग्लव तैयार किया और एक 6 वोल्ट की बैटरी ली ताकि वो मैन्युअली रेड लाइट को जला सके। उन्हें पता था कि रेड सिग्नल देखकर ड्राइवर जैक मिल्स खुद ब खुद ट्रेन रोक देंगे क्योंकि ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। 7 अगस्त 1963 की शाम को ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन नंबर 127 यानी रॉयल मेल की अप वर्किंग ट्रेन निकल चुकी थी। इसमें टोटल 12 डिब्बे थे और लगभग 72 पोस्टल वर्कर्स काम कर रहे थे। सब अपने काम में बिजी थे, चिट्ठियां छांट रहे थे। किसी को भी ये एहसास नहीं था कि वो मौत और तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रेन के ड्राइवर थे 58 साल के जैक मिल्स। जैक एक तजुर्बेकार ड्राइवर थे जिन्होंने हजारों बार ये रास्ता तय किया था। उनके साथ उनका असिस्टेंट 26 साल का डेविड विटबी भी था। रात का सन्नाटा था और इंजन की गर्जन के सिवाय कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पर थी। तकरीबन 80 माइल्स पर आवर की स्पीड से अंधेरी रात को चीर रही थी। सुबह के लगभग 3 बज रहे थे। सीयर्स क्रॉसिंग के पास अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जैक मिल्स ने देखा कि सामने वाला सिग्नल रेड है।
उन्हें थोड़ा अजीब लगा क्योंकि इस ट्रैक पर सिग्नल हमेशा ग्रीन रहता था, खासकर इस टाइमिंग पर। लेकिन एक जिम्मेदार ड्राइवर होने के नाते उन्होंने तुरंत ब्रेक लगाई। जैक ने अपने असिस्टेंट डेविड से कहा, नीचे उतरो और देखो क्या मसला है। शायद सिग्नल में कोई खराबी है या आगे ट्रैक पर कोई रुकावट है। डेविड विड भी नीचे उतरे और पटरियों के साथ लगे हुए रेलवे टेलीफोन की तरफ बढ़े ताकि वो सिग्नल बॉक्स से बात कर सकें और जानकारी ले सकें। लेकिन जैसे ही उन्होंने टेलीफोन उठाया, उन्हें पता चला कि वायर बड़ी सफाई से काटी जा चुकी है। उन्हें लगा कि शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट है या सैबोटाज हुआ है। लेकिन जैसे ही वो मुड़े, उन्होंने देखा कि झाड़ियों से साए निकल रहे हैं। एक एक करके 15 मुखौटे पहने हुए लोग उनकी तरफ बढ़ रहे थे। एक डाकू ने डेविड की गर्दन पर हाथ रखा और उसे दबोचा। डेविड की आंखों में खौफ था। उसे समझ आ गया था कि ये कोई टेक्निकल खराबी नहीं बल्कि एक मौत का जाल है। वहां इंजन के केबिन में जैक मिल्स इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि केबिन के दोनों तरफ से लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। जैक ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने एक डाकू को धक्का दिया और मुकाबला करने की कोशिश की। लेकिन तभी पीछे से एक और डाकू आया और उसने लोहे की रॉड से जैक के सर पर हमला किया। जैक मिल्स वहीं गिर पड़े। उनका सर फट गया था और खून तेजी से बह रहा था। डाकुओं ने इंजन पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उनका असली शिकार अभी बाकी था। वो HVP कोच जिसमें करोड़ों का खजाना बंद था। लेकिन अब एक नई और बड़ी मुसीबत सामने आई। ब्रूस रेनॉल्ड्स अपने साथ एक रिटायर्ड ट्रेन ड्राइवर को लाया था जिसे ये इंजन चलाकर ब्रिज तक ले जाना था। लेकिन वो रिटायर्ड ड्राइवर नए डीजल इलेक्ट्रिक इंजन के कंट्रोल्स देखकर घबरा गया। उसने कभी ऐसा इंजन चलाया ही नहीं था। उसे समझ ही नहीं आया कि ट्रेन कैसे बढ़ाई जाए। डाकुओं के पास वक्त कम था। उन्हें डर था कि कोई और ट्रेन ट्रैक पर ना आ जाए। ब्रूस ने तुरंत एक क्रूर फैसला लिया। उसने जैक मिल्स को होश में लाया। जैक मिल्स दर्द से तड़प रहे थे, खून उनकी आंखों में जा रहा था। लेकिन डाकुओं ने उनकी गर्दन पर चाकू रखकर कहा, इस ट्रेन को आगे बढ़ाओ वरना तुम जिंदा नहीं रहोगे। जख्मी जैक मिल्स ने कांपते हाथों से कंट्रोल संभाले और इंजन को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। अगला स्टॉप था ब्राइट गो ब्रिज। ये एक सुनसान ब्रिज था जिसके नीचे डाकुओं की 2 लैंड रोवर्स और एक बड़ी ऑस्टिन लोडस्टार ट्रक अंधेरे में इंतजार कर रही थी। जैसे ही इंजन और पहले 2 डब्बे ब्रिज पर रुके, डाकुओं की असली कार्रवाई, उनका असली एक्शन शुरू हुआ। बाकी के 10 डब्बे जिनमें लगभग 70 पोस्टल स्टाफ मौजूद था, वो पीछे ट्रैक पर ही छूट गए थे। डाकुओं ने HVP यानी हाई वैल्यू पैकेज कोच के पास पहुंचकर कुल्हाड़ियों और क्रोबार से उसके दरवाजे तोड़ने शुरू किए। अंदर 5 स्टाफ मेंबर्स मौजूद थे जो आराम कर रहे थे और चिट्ठियां छांट रहे थे। जब उन्होंने मास्क पहने हुए लोगों को कुल्हाड़ियां लिए अंदर घुसते देखा तो उनकी रूह कांप गई। डाकुओं ने उन्हें धमकी दी, उन्हें गालियां दी और जमीन पर मुंह के बल लेटा दिया। ब्रूस रेनॉल्ड्स ने अपनी टीम को 15 मिनट का डेडलाइन दिया था। उसने कहा था 15 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा नहीं, वरना हम सब पकड़े जाएंगे। वहां ब्रिज पर एक ह्यूमन चेन बनाई गई। एक डाकू डब्बे के अंदर से कैश की बोरियां उठाता, दूसरे को पकड़ता और तीसरा उसे ब्रिज से नीचे खड़ी ट्रक में फेंकता। ये काम इतना आसान नहीं था। हर बोरी का वजन लगभग 30 से 50 किलो तक था, क्योंकि वो नोट 1 पाउंड, 5 पाउंड और 10 शिलिंग के थे जो रद्दी की तरह भरे हुए थे। इनका टोटल वजन तकरीबन 2.5 टन था। डाकुओं ने पूरे जोर शोर से काम किया। पसीने से तर लेकिन लालच से भरे हुए डाकुओं ने सिर्फ 15 मिनट के अंदर 128 में से 120 बोरियां ट्रक में लोड कर ली। बाकी 8 बोरियां उन्होंने वहीं छोड़ दी क्योंकि वक्त खत्म हो रहा था और उनका ट्रक भर गया था। जाते जाते एक डाकू ने स्टाफ को धमकी दी, 30 मिनट तक हिलना मत वरना गोली मार देंगे। और फिर वो अंधेरी रात में अपने इंजन की गर्जन छोड़कर फरार हो गए। डाकू अपनी ट्रक और लैंड रोवर्स लेकर खेत खलियानों के रास्ते से निकल पड़े। उनका प्लान बहुत सॉलिड था। उन्होंने 2 लैंड रोवर्स पर एक ही नंबर प्लेट लगाई थी ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। वो VHF रेडियो पर पुलिस की बातें सुन रहे थे। उन्हें पता चला कि रॉबरी की खबर फैल चुकी है, लेकिन पुलिस अभी भी सीयर्स क्रॉसिंग पर ही भटक रही है। लगभग 45 मिनट की ड्राइव के बाद वो अपने सेफ हाउस पहुंचे, लेदर्स लेड फार्म। ये फार्म हाउस उन्होंने डकैती से पहले ही रेडी कर लिया था। यहाँ पहुंचकर उन्होंने चैन की सांस ली। फार्म हाउस के अंदर का नजारा किसी सपने जैसा था। चारों तरफ नोट बिखरे हुए थे। उन्होंने कैश गिनना शुरू किया और उसे आपस में बांटा। हर डाकू के हिस्से में लगभग 1.5 लाख पाउंड आए, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फार्म हाउस के अंदर वक्त काटने के लिए उन्होंने वहां मोनोपोली बोर्ड गेम खेलना शुरू किया और मजाक मजाक में उन्होंने असली लूटे हुए नोटों का इस्तेमाल किया। उन्होंने जश्न मनाया, शराब पी और खाना खाया। जब उन्हें रेडियो पर पता चला कि पुलिस ने 30 माइल का रेडियस घेर लिया है तो उनमें डर फैल गया। उन्होंने फैसला किया कि वो तुरंत वहां से निकल जाएंगे। जाते वक्त उन्होंने सब कुछ साफ करने की कोशिश की, लेकिन एक शख्स जिसे फार्म हाउस जलाने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो डर के मारे पैसे लेकर भाग गया और घर को जलाना भूल गया। ये उनकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और स्कॉटलैंड यार्ड के सबसे काबिल ऑफिसर डिटेक्टिव जैक स्लिपर को बुलाया गया।
पुलिस जब लेदर्स लेट फार्म पहुंची तो उन्हें वहां सबूतों का अंबार मिला। खाली नोटों की बोरियां, खाना और सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू वो मोनोपोली बोर्ड। डाकुओं ने उस बोर्ड पर और केचप की बोतलों पर अपने साफ फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिए थे। पुलिस ने जब फिंगरप्रिंट्स मैच किए तो वो उन सब डाकुओं से मिल गए जो पहले भी छोटी मोटी चोरी में पकड़े गए थे। एक एक करके डाकुओं को ट्रैक करना शुरू किया गया। रॉजर कॉड्री पहला डाकू था जो चोरी के पैसे बैंक में जमा करने गया। धीरे धीरे पूरा गैंग पुलिस के जाल में फंसता गया। 1964 में ट्रायल चला और जज ने इसे लोकतंत्र और कानून पर हमला मानते हुए 11 लोगों को 30-30 साल की सख्त सजा सुनाई। रॉनी बिग्स जैसा डाकू जेल तोड़कर भाग गया और ब्राजील पहुंच गया, लेकिन उसे भी अंत में वापस आकर सजा काटनी पड़ी। मास्टरमाइंड ब्रूस रेनल्ड्स भी सालों तक फरार रहा, लेकिन कानून के लंबे हाथों ने उसे भी नहीं छोड़ा। इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू था ड्राइवर जैक मिल्स। उनके सर पर लगी चोट ने उन्हें हमेशा के लिए बीमार कर दिया। वो फिर कभी ट्रेन नहीं चला सके और 1970 में गुमनामी में उनकी मौत हो गई। ब्रूस रेनल्ड्स ने भी बाद में माना कि उस डकैती ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इतना पैसा होने के बावजूद वो कभी सुकून से नहीं रह सका। दोस्तों, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। ब्रूस रेनल्ड्स और उसकी टीम ने महीनों तक प्लानिंग की, हर एक डिटेल पर ध्यान दिया, लेकिन अंत में उनकी एक छोटी सी गलती, वो मोनोपोली गेम और फिंगरप्रिंट्स ने उन्हें तबाह कर दिया। ये साबित करता है कि जुर्म का रास्ता चाहे कितना भी चमकदार क्यों न दिखे, उसका अंत हमेशा अंधेरा होता है। पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते और शॉर्टकट्स इंसान को कभी सुकून नहीं देते। कानून के लंबे हाथ एक ना एक दिन गुनहगार तक पहुंच ही जाते हैं। असली कामयाबी सिर्फ मेहनत और ईमानदारी में ही है। अगर आप गलत रास्ते पर चलेंगे तो आपका अंजाम भी ऐसा ही होगा। उम्मीद है आपको स्टोरी ऑफ अर्थ ऑफिशियल की ये स्पेशल डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी थ्रिलिंग और जानकारी से भरी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस ऐतिहासिक डकैती के बारे में जान सकें। आपको क्या लगता है, क्या उन डाकुओं को मिली 30 साल की सजा सही थी या ज्यादा? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही और भी सस्पेंसफुल, रियल क्राइम और हिस्ट्री से जुड़ी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी ऑफ अर्थ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और हैरत अंगेज कहानी के साथ।